तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का मैराथन क्लास लेकर आइए, क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लाने का। तो भैया बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जब तक हैं हम मत लेना टेंशन। और इस बार हम आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस दिलाकर रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का पूरा खंड का एक ही वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में हम हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। और ये हिंदी का एक मैराथन क्लास है। मैं हर साल ऐसे ही मैराथन क्लास बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इसी क्लास से पढ़ाई करके 100 में 90 प्लस 95 प्लस लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है भैया। इस वीडियो में हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लगभग 7 टॉपिक हैं आपके खंड का में। कितने टॉपिक? 7 टॉपिक। इन 7 टॉपिक को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, 10 नंबर का ये एग्जाम में आता है। फिर महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे, 10 नंबर का ये आता है। कैसे आप विथ ट्रिक गद्यांश को सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर हम महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे, 10 नंबर का ये आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है पद्यांश में, आज से प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। फिर हम लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का। फिर कवियों का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर। फिर कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर। और फिर खंड काव्य पढ़ेंगे 5 नंबर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि भैया ये जो लास्ट के 4 टॉपिक है ना, लगभग 20 नंबर के टॉपिक आपके 100% फिक्स हैं कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना। अगर पीडीएफ चाहिए सारे बच्चे पीडीएफ कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर इन सारे टॉपिक को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बाकी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, टेंशन मत लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ध्यान से समझो भैया, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है किशोरीलाल गोस्वामी, चौथा है यशपाल। अरे भैया जयशंकर प्रसाद जी की रचना है मधुआ, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, बोलगा से गंगा ये किसकी कहानी संग्रह है? मतलब बोलगा से गंगा इसके लेखक कौन है? सारे बच्चे जैसे मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं ना, आप पहले ही आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो भाई। फर्स्ट है ज्ञानेंद्र कुमार का, सेकंड है यशपाल का, थर्ड है राहुल सांकृत्यायन का, फोर्थ है प्रेमचंद का। भैया ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है वोल्गा से गंगा और इनका वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है इनमें से किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है? तो राहुल सांकृत्यायन होगा, तो फटाफट टिक कर देना, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है जिंदगी और जोंक इसके लेखक कौन है? बताओ, जिंदगी और जोंक इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। जयशंकर प्रसाद, अमरकांत शिवानी या शिव प्रसाद सिंह? भैया अमरकांत जी की रचना है जिंदगी और जोक। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे स्टूडेंट, अभी आगे आगे मैं आपको 100% फिक्स टॉपिक भी बताऊंगा। 50 नंबर आपका समझ लीजिए क्लियर है, ध्यान से देख लो। चौथा, हिंदी की प्रथम कहानी है, कौन सी रचना है जो हिंदी की प्रथम कहानी है? मतलब हिंदी की प्रथम कहानी किसको कहा जाता है? आत्माराम,
भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड या इंदुमती। देखो इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और इसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी जी। समझ में आ रहा है भाई? नींद लगेगी तो पानी वानी लेकर बैठना, लेकिन ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे ना सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भाई 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, तो इंदुमती। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, इसमें से कौन है जो द्विवेदी युग के हैं? मतलब कई युग हैं, जैसे आधुनिक युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, कई प्रकार के युग हैं, तो इसमें से कौन है जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? बताओ। फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, ध्यान से समझना। सेकंड है महादेवी वर्मा, थर्ड है रामवृक्ष बेनीपुरी, फोर्थ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो भैया जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है ना, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अब बहुत हो चुका, आपसे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए भाई। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कामायनी किसकी रचना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछता रहता हूं। कामायनी किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? ये 2-3 क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नहीं पता है तो कहीं से सर्च करके देखो, लेकिन भैया आपके दिमाग में इन क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देख लो बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? भाई आपके 12th में चैप्टर है निंदा रस, इसके लेखक कौन है? बताओ फटाफट। मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भैया हरिशंकर परसाई जी की रचना है निंदा रस। अभी आप समझ लो, आपके 12th में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो ये ध्यान रखना, निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। अगला क्वेश्चन 8, पृथ्वीपुत्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका भी चैप्टर आपके 12th में है। बताओ कौन है इनमें से? राय कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या रामवृक्ष बेनीपुरी? भैया पृथ्वीपुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर है आपके 12th में राष्ट्र का स्वरूप। इनको कैसे भूल सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये किसकी रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इसको किसने लिखा है? प्रोजी सुंदर रेड्डी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भैया ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। 10 नंबर, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? मतलब दिल्ली दरबार दर्पण ये किस विधा की रचना है? भैया निबंध है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है या एकांकी है? भाई ये निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण जो है एक निबंध है। तो मैंने आपको हिंदी के टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए। भाई सिर्फ ये 10 क्वेश्चन पढ़ने से आपके 10 नंबर नहीं कंप्लीट होंगे। मैं आपको 50-50 क्वेश्चन करके 100-100 क्वेश्चन करवा के ना 10 नंबर आपका कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी भी यूट्यूब पर मैंने 50-50 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करके मैंने पढ़ाए हैं। जब आप कम से कम 200-300 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तब आपका 10 नंबर कंप्लीट होगा, ये ध्यान रखना। बाकी 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, मैंने कहा था बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को। तो चलो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा फाइनल हो चुका है, अब हम देखते हैं भैया महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखो स्टूडेंट, गद्यांश जो है ना ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है और भाई बिल्कुल हलवा होता है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। देखो क्या होगा, आपको हिंदी के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ये हिंदी के गद्य के चैप्टर से होगा भाई, पद्य से पद्यांश आता है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर इसी गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन नीचे रहेंगे 2-2 नंबर के, इन पांचों का आंसर दे दो और आपका 10 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना है, फिर गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चंस है ना उसका आंसर आपको गद्यांश में ही ढूंढना है, फिर लिखना है। बहुत आसान हो जाता है। मैं इन सब को अब आपको बताने वाला हूं भैया, ध्यान से समझो। पहले हम गद्यांश को
इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान से पढ़ो इसको। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, मतलब धरती हमारी माता है, हम हमेशा कहते रहते हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए 2 नंबर। भैया ये किस पाठ से है, पहचान सकते हो कि नहीं? पहचानो किस पाठ से है। देखो इस गद्यांश में ट्रिक है। जैसे इस गद्यांश में यहां पे राष्ट्र आया है, यहां पे तो चैप्टर का नाम ही दे दिया गया राष्ट्र का स्वरूप। तो अगर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का ये गद्यांश है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आसान है कि नहीं? मतलब जो चैप्टर का नाम है ना, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, तो अगर गद्यांश में आपको राष्ट्र दिख रहा है तो समझ जाओ ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। किस चैप्टर के लेखक कौन है ये आपको पहले से ही याद रखना है। अशोक के फूल चैप्टर का होगा तो कहीं अशोक दिख जाएगा। ऐसा ट्रिक होता है भाई पहचानने का। 2 नंबर फ्री का मिल जाएगा आपको। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। आपको व्याख्या करनी है सिर्फ इतने की, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसकी व्याख्या करनी है, मतलब इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर इसमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो तीसरा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखो यहां पे अगर आंसर नहीं आ रहा है तो देखो क्वेश्चन में कीवर्ड है कल्पना, राष्ट्र, असंभव। इसको इसमें ढूंढो। देखो कहां है, ये देखो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखो आपके क्वेश्चन के कीवर्ड इसमें मिल गए। हिंदी है वैसे ही आसान है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब ये धरती रहे और हम ही लोग नहीं रहेंगे तो मां कौन कहेगा भाई? राष्ट्र कैसे बनेगा? राष्ट्र में लोगों का होना जरूरी है। चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखो यहीं पे कहीं आंसर होगा। ये देखो, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। मतलब पृथ्वी और इस धरती दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पांचवा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो यहां पे कहीं आंसर होगा। ये देखो, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब हम लोगों के निवास करने के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, अब यहां से ये सारी चीजें हम कर देंगे इरेज और आपको अच्छे से समझाएंगे भाई कि कहां क्या इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे लिखना है इसका आंसर। जब इसका आंसर लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना और ऐसे लिख देना मातृभूमि डॉट 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 करके पुत्र हैं, ऐसे आपको लिख देना है। पहला क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है भाई। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकते हो फर्स्ट करके, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हम संदर्भ के रूप में भी ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। इसमें भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो इसमें भी ये हमारे पाठ का नाम हो गया, ये हमारे लेखक का नाम हो गया, 2 नंबर भाई आपके नाम हो गया। ठीक है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जाकर देखना भाई। चलो भाई 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, इसकी व्याख्या करनी है तो ऐसे लिखेंगे। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। देखो, जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को अपनी माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। 2 नंबर कंप्लीट, मतलब उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है भाई, नंबर फिक्स है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो इसका आंसर मैंने बताया था, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है, मैंने ढूंढ के बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी तीनों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखो भैया, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। पांचवा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो इसका भी आंसर देख लो, पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। ऐसे लिखकर आ जाओ बच्चों, 10 में 10, मैं कहता हूं 10 में 10
पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। चलो भाई, गद्यांश भी हो गया। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक, महत्वपूर्ण पद्यांश को, 10 नंबर का ये भी आता है। तो अब हम चलेंगे भाई, गद्यांश भी होगा, ये देखो अब हम पद्यांश को समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, महत्वपूर्ण पद्यांश जो है ना, ये भी 10 नंबर का आएगा भैया, और ये हिंदी के पद्य के चैप्टर से रहेगा। बस डिफरेंस क्या है, ये पद्य के चैप्टर से है, लेकिन क्वेश्चन इसमें भी 5 ही रहेंगे। आपको ये पद्यांश ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर देना है। लेकिन ये गद्यांश नहीं है भैया कि डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं, इसमें आपको इस पद्यांश का हिंदी मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, थोड़ा मैं समझा देता हूं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। मतलब ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मतलब जो कैकेयी जी ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब कैकेयी जी और भरतवासी जो हैं वो श्री राम जी के कुटिया के सामने आते हैं पंचवटी में, वहां पे बैठे हुए हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदंतर का मतलब के पश्चात बैठी सभा, सभा उटज कुटिया के आगे आगे, नीले वितान नीले मंडप के तले के नीचे दीप तारे या दीपक बहु जागे बहु जागे। मतलब श्री राम जी की कुटिया के सामने जो है भरत और अयोध्या वासी जो है आकर बैठे हुए हैं। तो उसको देखकर ऐसा आभास हो रहा है ना कि नीले आकाश के मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, मतलब टकटकी लगाए, एक टक लगाए देख रहे थे नयन आंख सुरों देवताओं के थेवे, परिणाम उत्सुक और परिणाम के लिए उत्सुक उन भयातुरों, और वो डरे हुए थे। मतलब ऊपर से देवतागण भी, जो देवता है ना, वो भी टकटकी लगाकर देखना चाहते थे कि आखिर क्या परिणाम निकलेगा। वो भी परिणाम को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, और वो डरे हुए थे कि कहीं श्री राम जी जो हैं कैकेयी जी को देखकर भड़क न जाए या कुछ गलत निर्णय ना ले लें। आगे देखो, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल का मतलब प्रसन्न, करौंदी कुंज करौंदे का बगीचा, वायु रह रहकर करती थी कर रही थी सबको सबको पुलक पूर्ण, यानी कि आनंद से परिपूर्ण, मह महकर महक महकर। मतलब वहां पर जो करौंदे का बगीचा है ना, उसके पुष्पों से वायु रह रहकर आ रही थी, और वहां पे बैठे लोगों को आनंद से परिपूर्ण कर रही थी, खुशबूदार वायु आ रही थी। आगे देखो, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, और वहां का माहौल ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा था ना कि वो चंद्रलोक है और कहां चांदनी वैसी। तभी प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी, तभी प्रभु श्री राम जी जो हैं वो सागर की तरह जो गर्जन करते हुए बोलते हैं, बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई आप इन दोनों का व्याख्या कर देना। देखो ये, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। फिर तीसरा, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, तो हिंदी मीनिंग निकाल लोगे तो आसान हो जाएगा। भरत श्री राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे, सिंपल है। चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, अयोध्या का राज्य जो है भरत को मिला था, क्योंकि श्री राम जी को वनवास हो गया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई, उपमा और अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका आंसर जब लिखना ना, तो ऐसे यहां पे लिखना, तदंतर बैठी डॉट 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 करके निर्निधि जैसी। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे संदर्भ। देखो ध्यान से, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ये जो शीर्षक है ना, ये साकेत से लिया गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत फेमस महाकाव्य है, उससे कैकेयी का अनुताप लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कवि का नाम, ये शीर्षक का नाम, और 2 नंबर आपके नाम। दूसरा देख लो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे, बढ़िया सा हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो
पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। देखो, थोड़ा आपको 2 लाइन में दिया गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2 ही लाइन में लिखना है, आपको थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? तो इसका आंसर ये है, भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। 2 नंबर हो गया। बाकी 3 क्वेश्चन आसान रहते हैं, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो। चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो अयोध्या का राज्य जो है भरत जी को मिला था। ये भी 2 नंबर हो गया। फिर उसके बाद में प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार होगा। 2 नंबर। ऐसे लिखकर आओगे बच्चों, 10 में 10 पाओगे, कोई एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो पद्यांश भी समझ में आ गया। अब हम चलेंगे अपने भाई अगले टॉपिक पे। वो टॉपिक कौन सा है? देखो, लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का। तो चल भाई, लेखक का साहित्यिक परिचय अब हम लोग देख लेते हैं। लेखकों में आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ज्यादा और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 3 लेखक का तैयार कर लो, 100% फिक्स है 5 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रोजी सुंदर रेड्डी, बस 3 लेखक का आप तैयार कर लो भाई। 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। जब भी इनका साहित्यिक परिचय लिखना, पहले छोटा सा जीवन परिचय आपको लिखना है। देखो, ऐसे हेडिंग डाल देना, या फिर जीवन परिचय के जगह पर आप बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। दोनों तरीका सही है। फिर हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर रचनाएं। देखो, जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। भाई, इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, बस इतना ही लिखना जीवन परिचय में। मेन हेडिंग है साहित्यिक परिचय, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी रचनाएं करते थे, क्या क्या ये लिखते थे, और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब इतने सारे गुण थे इनमें भाई, कितने महान थे ये। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। देखो, पुरस्कार भी आपको लिखना है। 3 नंबर आपका फिक्स हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में तो दूसरी तरह से दिया गया है। भाई, आपके बुक में जैसा दिया है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी हो सकते हैं, चीजें तो सेम ही है ना। फिर रचनाओं के 2 नंबर आपको मिलेंगे। देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, हेडिंग डाल डाल के लिखना। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। और उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। बस 2 नंबर इसका भी मिल गया, मतलब 5 में 5 आपको मिलेंगे। अगर ऐसे लिखकर आओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, फिर इसका ले लो भाई, और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे भैया, कवियों का साहित्यिक परिचय। और कवियों में मैंने राष्ट्र कवि को लिया है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, 4 कवियों का पढ़ लो भाई।
5 नंबर फिक्स है। देखो मैथिली शरण गुप्त, सेम प्रोसेस, पहले जीवन परिचय लिखो भैया, फिर साहित्यिक परिचय लिखो और फिर रचनाएं लिख दो, काम खत्म। तो जीवन परिचय, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और फाइनली 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। ठीक है, अब देखो मेन है हमारा साहित्यिक परिचय। देखो गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इनको जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये हो गया। रचनाएं देख लो, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। 2 प्रकार की रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। बस हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर आपका यहां पर भी फिक्स है भाई, ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे, वो हमारा रहेगा क्या? वो हमारा रहेगा कहानी। मैंने कहा कहानी 100% फिक्स होती है, तो कहानी में हमने जो कहानी लिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पंचलाइट कहानी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो कहानियों में आप 3 कहानी पढ़ लो, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, और इसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ लेना। 5 नंबर कोई आपका काट ही नहीं सकता। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, 5 नंबर का ये आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से समझो। इसको सिर्फ ऐसे लिखकर आ जाना, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूं, बाकी इस पर मैं स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा। देखो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। होता क्या है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। बिहार में एक टोली है महतो टोली, बहुत पहले की बात की जा रही है, मतलब पिछड़े लोग हैं। आगे देखो, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब वो रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। जैसे लालटेन नहीं होती थी गांव में पहले, आप लोग शायद ना जानते हो, लेकिन लालटेन होती थी, तो उन्होंने खरीदा, उसको वो पंचलाइट बोलते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब पंचलाइट लेकर आ गए हैं, इनको लग रहा है भाई हम BMW ले आए हैं, मतलब इतनी सम्मान की चीज समझ रहे हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। बताओ, पंचलाइट लेकर आए हैं और उसके लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और आज देखो कोई बाइक लेकर आ जाए, कोई गाड़ी लेकर आ जाए ना, तो आसपास के लोग नहीं आते देखने के लिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है, किसी के पास समय नहीं है। आगे देखो, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? उसमें से पंचलाइट जलाना भी नहीं आता। देखो होता क्या है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं जानते। अब होगी एंट्री हमारे हीरो की। देखो इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। ट्विस्ट यहीं पे है, मतलब गोधन नाम का एक लड़का है, वो मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। लेकिन भैया मां की तो एंट्री होगी ही, क्योंकि बेटी को देख रही है तो मां परेशान है। तो मुनरी की मां ने जो है गुलरी काकी ने पंचों से, पंचायत वालों से शिकायत की थी कि गोधन हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। आगे देखो, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, मतलब पंचायत वालों ने उसे गांव से ही निकाल दिया था। लेकिन अब पंचलाइट जो है हमारा हीरो ही जलाएगा। अगर नहीं जला पाए गांव वाले लोग तो बेइज्जती होगी भाई, आसपास के गांव वाले मजे लेंगे। तो अब गोधन को बुलाया जाएगा। देखो मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं क्योंकि वो पंचलाइट जला देता है। मतलब पंचायत वाले गोधन को पुनः अपनी
जात में ले लेते हैं क्योंकि वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। मतलब जिस गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत पंचायत वालों से की थी ना, आज उसी वही गुलरी काकी गोधन को अपने यहां डिनर के लिए बुलाती है। आवश्यकता जो है बड़े से बड़े संस्कार को नष्ट कर देती है, ध्यान रखना। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सचिव। तो भाई हमारे 6 टॉपिक तो हो चुके हैं, लेकिन जो खंड काव्य वाला टॉपिक है ना, वो जिला वाइज होता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। तो आपका 50 नंबर कंप्लीट हो चुका है। खंड खा पे चलें। तो स्टूडेंट हमारा फाइनली आज का जो क्लास है ना, वो यहीं पर फिनिश हो चुका है। मतलब मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए, बहुविकल्पीय, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी। लेकिन खंड काव्य जो है बच्चों, वो जिला वाइज होता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग है। तो आपके जिले में जो होगा वो पढ़ लेना। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।